खैर मकदम है आप सभी का प्राइम डिबेट में। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। जम्मू कश्मीर में 3.5 साल पुराना बेमेल बीजेपी पीडीपी अलायंस टूट चुका है। महबूबा सरकार गिर चुकी है और अब सूबे में लग चुका है गवर्नर रूल, जिसके पहले दिन आज देश के लिए जान गंवाने वाले एक फौजी के कश्मीरी परिवार वालों के लिए नजर आया मोदी सरकार का हीलिंग टच। तो दूसरी तरफ कश्मीर की आवाम का सुख चैन लूटने वाले दहशतगर्दों और पत्थरबाजों के लिए सेना का बेहद कड़ा रुख। डिफेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण कश्मीर के पुंछ में शहीद औरंगजेब के परिवार से मिली और उन्हें शेर दिल शहीद बताते हुए पूरे देश के लिए मिसाल करार दिया। तो दूसरी ओर आर्मी चीफ बिपिन रावत ने साफ कर दिया कि गवर्नर रूल लागू होने के बाद भी सेना का ऑपरेशन ऑल आउट जारी रहेगा, क्योंकि रमजान के दौरान ऑपरेशन रोकने का अंजाम हम देख चुके हैं। डीजीपी एसपी वैद ने भी साफ कर दिया कि अब जो लोग दहशतगर्दों को सपोर्ट करते हैं उनके खिलाफ भी सख्त एक्शन का वक्त है और ऑपरेशन ऑल आउट में अब और तेजी आएगी। बड़ा सवाल यह है कि क्या ऑपरेशन ऑल आउट ही बदलेगा जन्नत का मुस्तकबिल? गवर्नर राज में क्या बदल जाएगी कश्मीर की तकदीर? कुल मिलाकर कश्मीर के सामने इस वक्त चैलेंजेस क्या हैं, चुनौतियां क्या हैं, आज होगी उसकी बात। लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में अब गवर्नर राज है। रियासत में 8वीं बार गवर्नर राज नाफिज किया गया है। गवर्नर राज की नौबत पीडीपी बीजेपी ब्रेकअप और किसी जमात की हुकूमत साजी के तई रग़बत न होने के सबब आई। काबिल जिक्र बात यह है कि एनएन वोहरा के गवर्नर रहते ये चौथा ऐसा मौका है जब रियासत में गवर्नर रूल का निफाज किया गया। सूरत हाल का जायजा लेने के लिए राजभवन में गवर्नर एनएन वोहरा की सदारत में मीटिंग हुई। उधर बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी राम माधव का कहना है कि रियासत में फिलहाल कुछ वक्त के लिए गवर्नर रूल की जरूरत है। हमने तय किया कि कुछ समय के लिए गवर्नर रूल रहे। अब असेंबली का टेन्यूर और 2.5 साल है, देखते हैं आगे कैसे अनफोल्ड होगा। बट आज के समय प्रायोरिटी आगे 2-3 महीने के अंदर एक नॉर्मल सी कश्मीर में आ जाए, फिर आगे सब कार्य आगे बढ़ेगा। उधर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बीजेपी को सख्त तनकीद का निशाना बनाया है। गुलाम नबी आजाद ने रियासत की अबतर सूरत हाल के लिए बीजेपी पीडीपी को मोर्द इल्जाम ठहराया। उन्होंने पाकिस्तान की जानिब से सीजफायर की मुतवातिर खिलाफ वर्जियों, सिक्योरिटी एहलकारों और शहरियों की हलाकतों, पढ़े लिखे नौजवानों का मिलिटेंसी की जानिब झुकाव वगैरह मसाइल के लिए साबिका इत्तेहादी हुकूमत को आड़े हाथों लिया। जबकि एनसी के उमर अब्दुल्ला ने कहा कि रियासत में साजगार माहौल बनाने के बाद ही दोबारा इलेक्शन करानी चाहिए। उन्होंने मजीद कहा कि गवर्नर को असेंबली तहलील कर देनी चाहिए ताकि हुकूमत साजी के लिए खरीद फरोख्त का मौका ही खत्म हो सके। उन्होंने कहा था कि गर्दनें पार से आते हैं और हमारे फौजियों की काट के लिए जाते हैं। उन्होंने कहा था कि मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, प्राइम मिनिस्टर से पूछता हूं कि ये टेररिस्ट कहां से आते हैं, आपकी फौज क्या करती है। हमें वो कहते थे कि ये बंदूक कहां से आती है, हम ये कहते हैं ये तोपें कहां से आ रही हैं। इसलिए हम जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों को अभी से ये कॉशन करते हैं कि इनकी बातों का कोई भरोसा नहीं किया। एक दफा धोखा दिया, ये एक दफा बार बार धोखा देंगे जम्मू कश्मीर के लोगों को। राम माधव ने कहा वो गलत नहीं है, लेकिन अगर राम माधव साहब का ये कहना, अगर उसकी ये मतलब ये निकाला जाए कि हम इलेक्शन नहीं कराएंगे, हम किसी और तरीके से यहाँ हुकूमत बनाएंगे, उस बात की इजाज़त नहीं दी जानी चाहिए। वैसे भी जम्मू कश्मीर जो है इन साजिशों की हम पहले भी शिकार हो चुके हैं और अगर ये साजिशें दोबारा की जाएं तो उसका बहुत भारी एक यहाँ हमें कीमत चुकानी होगी। रियासत में बढ़ती शिद्दत पसंदी और मिलिटेंसी की वजह से बीजेपी ने पीडीपी से अपनी राहें अलग कर ली हैं और इस सब के बीच आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत ने साफ कर दिया कि गवर्नर राज से वादी में जारी फौजी ऑपरेशन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। जम्मू कश्मीर में मार्च 1977 को पहली बार गवर्नर रूल नाफिज हुआ था और पिछली बार मुफ्ती मोहम्मद सईद की रहलत के बाद आज जनवरी 2016 को जम्मू कश्मीर में गवर्नर राज का निफाज किया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तो 40 साल में 8वीं बार गवर्नर राज लागू हो गया है जम्मू कश्मीर में, लेकिन गवर्नर राज में क्या कश्मीर की तकदीर बदलेगी, यह इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल है। तमाम खास मेहमान इस पैनल में जुड़ चुके हैं। हमारे साथ आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अरुण गुप्ता साहब मौजूद हैं।
भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्सपर्सन, सीधे जम्मू से वो हमारे साथ इस डिबेट का हिस्सा हैं। सुलेमान मोहम्मद खान साहब, कांग्रेस पार्टी के नेशनल स्पोक्सपर्सन, मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आज नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से इमरान नबी डार साहब श्रीनगर से लाइव जुड़ चुके हैं। साथ ही साथ पीडीपी के एमएलसी और स्पोक्सपर्सन फिरदौस टाक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा सीनियर जर्नलिस्ट विनोद अग्निहोत्री साहब भी हमारे साथ इस डिबेट का बड़ा अहम हिस्सा हैं। और हमारे डिफेंस एक्सपर्ट रिटायर्ड मेजर जनरल पीके सहगल साहब लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं, जिनकी राय काफी अहम होगी इस डिबेट में। लेकिन अरुण गुप्ता जी, पहला सवाल आपसे। सरकार गिर गई, 3.5 साल की नाकामियां जो हैं जी, वो आधार बनी सरकार गिरने का। लेकिन अब लग ऐसा रहा है, जिस तरह से अब यह खबर आई है कि 23 जून को अमित शाह साहब जम्मू पहुंच रहे हैं, एक जबरदस्त रैली की जाएगी वहां पर। और मौका क्या है? मौका है श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस का। तो ये जिस तरह से 3.5 साल बाद आप लोगों ने पीडीपी का साथ छोड़कर सरकार गिराई है, इतनी नाकामियों के बाद, इसको बलिदान की तरह पेश करने का इरादा है क्या? आपको ये किसने कह दिया कि ये जो है नाकामियां थी और इसको उसके साथ बलिदान दिवस के साथ मिलाया जा रहा है? दोनों एक अलग विषय है। राम माधव की प्रेस नाकामी कॉन्फ्रेंस का जहां आपने तक देखी सवाल है नहीं वो शायद आपका गुप्ता जी? आकलन हो सकता है, लेकिन नहीं, मेरा आकलन नहीं है। मैंने राम मेरा माधव जी आकलन की होगा प्रेस तो वो कॉन्फ्रेंस तो मैं देखी आपको भी, बताऊंगा सुनी भी, अलग से। समझा भी। लेकिन राम मैं माधव साहब ने जो कहा आपको कि कह रहा हूं आप सुनिए, 3.5 साल आपका में सवाल मैंने सुन लिया, अब आप सुनिए। नाकामयाबियां मैं क्या कह रहा रहीं हूं। और महबूबा सरकार अपनी जिम्मेदारियों को नहीं निभा पा रही थी, इसलिए इस गठबंधन से निकल जाना ही बेहतर था। राम माधव जी ने जो कहा, राम माधव जी ने जो कहा, उसको आप जरा समझ लीजिए। राम माधव जी का कहना नहीं, हम कहां भूलें। ये तो आप हमें बार बार वो बात कह रहे हैं जो आपको क्लैरिफाई कर रहे हैं, आप सुनना नहीं चाह रहे। हम आपको ये कह रहे हैं कि राम माधव जी का कहना ये था कि हमने उन परिस्थितियों से अपने, हाँ हम अपनी सुनाएंगे, हमने उन परिस्थितियों से जो जम्मू कश्मीर में थी उनको हमने ठीक करने के लिए बहुत कोशिशें की। और उसके लिए जो हमने अलायंस किया, दो पार्टीज ने जो आपस में अलायंस किया, दोनों ने कोशिश की। जब हमें ऐसा महसूस हो रहा है या हुआ ऐसा महसूस कि अब जो है आगे इनको ऐसे नहीं चला जा सकता, तो हमने जो फैसला लेना था लिया। लेकिन अगर आप ये कहें कि राम माधव जी ने कहा कि हम नाकाम रहे, नाकामियां रही, या किसी को हम ब्लेम करें, तो वो गलत होगा, सरासर गलत होगा। तो ये ब्लेम करना नहीं था। कहा ये बलिदान ये दिवस की आपकी कोशिश ये है कि सारा ठिकरा महबूबा मुफ्ती के सिर फोड़ दो, जो कि सीएम थी। आप लग रहा है अपनी डायरी से बात बिल्कुल डिलीट करने वाले हैं कि आप लोग भी सरकार का हिस्सा थे, डिप्टी सीएम आपके नेता थे। बताइए मुझे, कहां कहा कि हमने महबूबा जी को, कब कहा कि महबूबा जी, बिल्कुल नहीं कहा। और दूसरा जो आपने बलिदान दिवस की बात की, राम माधव साहब ने कहा कि महबूबा मुफ्ती अपनी जिम्मेदारियां ठीक से नहीं निभा पा रही थी, मेरी जो बात सुन उन्हें करना चाहिए था ऐसी सिचुएशन में। आपने बलिदान दिवस की बात की है, आपने बलिदान दिवस की बात की है। मेरी बात सुनिए पहले, आपने बलिदान दिवस की बात की है, तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि बलिदान दिवस के बारे में ये विषय नहीं है आज। लेकिन अगर आपने बात की है तो मैं आपको बता दूं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी हमारे बहुत श्रेष्ठ नेता हैं, और मैं किसी भी तरह से ये बात जो है अभी यहां इस प्लेटफॉर्म पे नहीं करना चाहूंगा कि उनके बलिदान दिवस के साथ इसके साथ कोई रिलेशन नहीं है उसका। अरे भाई, बलिदान दिवस पर आप लोग बड़ी रैली करने जा रहे हैं। अभी आपका गठबंधन टूटा है, अब जम्मू में बड़ी रैली हो रही है। तो मेरा सवाल यह था कि क्या इसे बलिदान की तरह पेश करेंगे क्या आप? अब बलिदान दिवस पे भारतीय जनता पार्टी बड़ी रैली कर रही है, वो हमारा पार्टी का अपना इंटरनल मैटर है, उसके साथ कुछ लेना देना नहीं है। कि जो सरकार से हम बाहर आए हैं उसके साथ कुछ लेना देना नहीं है। इसलिए मेरी आपसे एक प्रार्थना रहेगी कि इस विषय को हम उसके साथ ना जोड़े तो गुप्ता जी सुनिएगा। सुलेमान, क्या आप बिल्कुल मतलब बीजेपी अलग हो गई, अब पूरी तरह से ठीकरा जो है महबूबा मुफ्ती के सिर ही फूटेगा क्या? 3.5 साल जो कुछ हुआ कश्मीर में, उसमें बीजेपी का कोई रोल नहीं था क्या? कुछ नहीं चली 3.5 सालों में बीजेपी की क्या? देखिए, ये हो ही नहीं सकता। ये सरकार दोनों पार्टियों ने, एक तो इनका कोई मेल नहीं था, जैसे आपने कहा, विचारधारा दोनों पार्टी की बिल्कुल मुख्तलिफ थी। और कॉन्फ्रंटेशनल विचारधाराओं के साथ, आइडियोलॉजीज के साथ इन्होंने सरकार बनाई, सिर्फ सरकार में रहने के लिए। पावर की ग्रीड में, लालच में इन्होंने सरकार बनाई जम्मू कश्मीर में। और जब 3.5 साल जम्मू कश्मीर को आग में इन्होंने झोंक दिया, तो भाजपा अब सरकार छोड़ के भाग रही है और कोशिश कर रही है बलिदान की और हाई मॉरल ग्राउंड लेने की। लेकिन वो ये कैसे भूल जाते हैं
कि वो सरकार में बराबर के हिस्सेदार थे, डिप्टी चीफ मिनिस्टर उनके थे। और राम माधव जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें, भाजपा के स्पोक्सपर्सन, उन्होंने खुद ये बात एडमिट करी है कि हमारी सरकार वहां विफल रही, हम कुछ करना नहीं पा रहे थे और हालात बहुत खराब हैं। तो ये जो पुल आउट किया है सरकार में से, और ये राम माधव जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये पहले तो सरकार में से बाहर निकलना ही माना कि इन 3.5 सालों में आतंकवाद बढ़ा, रेडिकलाइजेशन बढ़ा, कट्टरवाद बढ़ा। और समीर ये एडमिशन है, माना खुद, इन्होंने खुद मान लिया कि हम पूरी तरह से विफल हो गए, फेल हो गए, नाकाम हो गए। तो इसलिए भाजपा उतनी और मैं तो समझता हूं उससे ज्यादा जिम्मेदार है, क्योंकि केंद्र में भी भाजपा की सरकार है, स्टेट में भी आपकी सरकार है। आपने एलओसी और इंटरनेशनल बॉर्डर्स पे जितना टेररिज्म और सीज फायर वायलेशन की जो हादसे हुए हैं, वो 4 गुना और 5 गुना 48 महीने में बढ़े हैं, अगर कांग्रेस के वक्त से आप कंपेयर करें। इतने जवान हमारे 340 जवान शहीद हो चुके हैं 48 महीने में, 240 सिविलियन शहीद हो चुके हैं। और अगर आप कांग्रेस का बात करें तो ये 3 गुना और 4 गुना है आखिरी कांग्रेस के 4 सालों से। और ये वही लोग हैं जो पीडीपी के खिलाफ इलेक्शन लड़े, जिसे मोदी जी ने कहा कि बाप बेटी को मैं बताऊंगा जो उन्होंने भ्रष्टाचार किया है, उन्हीं के साथ सरकार बनाई, जो अफजल गुरु को पीडीपी शहीद मानते हैं और पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करते हैं। ये वो नेशनलिस्ट हैं। फिरदौस साहब पीडीपी से हमारे साथ हैं। फिरदौस साहब, क्या आप मानते हैं कि इन नाकामियों का ठीकरा जिस तरह से अब महबूबा मुफ्ती के सिर ही फोड़ा जा रहा है, क्या गलती भी उन्हीं की थी, जिम्मेदार भी वही थी, क्योंकि सीएम तो वही थी, मुखिया तो वही थी? देखिए, मुझे लगता है कि नाकामी और कामयाबी की डिबेट जो है वो सरकार की परफॉर्मेंस की अक्कासी करता है, लेकिन कश्मीर में कामयाबी और नाकामी को उस पलड़े में नहीं तोला जाता है जो जैसा कि बाकी स्टेट्स में होता है। रियासत जम्मू कश्मीर में अगर सरकार बनाने की बात करें तो हमने पहले से ही, और खासकर कल महबूबा जी का जो रिएक्शन आया, हमने दोबारा ये कहा कि हमारी सरकार को बनाने का मकसद जहां डेवलपमेंट कराना था, वहीं एक पॉलिटिकल पेशरफ्त भी थी। और अगर हम आज आकलन करें, बैठ के चिंतन करें कि हमने पिछले 4 सालों में क्या खोया है और क्या पाया है, तो मुझे लगता है पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की जो नेतृत्व में ये सरकार बनी, आज अगर हम बैठ के ये सोचते हैं कि पहली बार पिछले 15 सालों में 2003 के बाद पहली बार दोबारा से सीज फायर हुआ, ये महबूबा जी ही थी जो करवा पाई। पहली बार इंटरलॉक्यूटर अपॉइंट हुआ 2008 के बाद, ये महबूबा जी ही थी जो करवा पाई। पाकिस्तान से बातचीत करने के लिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी दोबारा गए, वहां बातचीत हुई, उसके बाद क्या हुआ ये लोगों के सामने है। हमने किसी भी सूरत में जो हमारा बेसिक मुद्दा था सरकार बनाने का, 3.5 सालों में जवानों की शहादत बढ़ गई, 3.5 सालों में सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले बढ़ गए, 3.5 सालों में पत्थरबाजी की घटनाएं बढ़ गई, उनका भी तो जिक्र कर लीजिए थोड़ा। देखिए, अगर आप अपनी तरफ से कहना चाहते हैं तो मैं आपको पूरा टाइम देता हूं, आप बोल लीजिए, लेकिन अगर मेरी तरफ से सुनना चाहते हैं तो मुझे अपना कंप्लीट करने दीजिए, देन यू हैव अ राइट टू। आपको हकीकत का अंदाजा नहीं है। बात यह है कि दो तरह का क्राइटेरिया होता है, दो तरह का क्राइटेरिया होता है किसी गवर्नमेंट को जज करने का, एक डेवलपमेंट फ्रंट और पॉलिटिकल फ्रंट। पॉलिटिकल फ्रंट पे पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने जो लोगों से वादे किए थे वो हमने पूरे किए। उसका रेस्पॉन्स सीज फायर, कश्मीर में इन हालात में सीज फायर करवाना कोई छोटा मामूली इकदाम नहीं था। उसका रिएक्शन क्या हुआ, और महबूबा जी का बार बार सेंट्रल गवर्नमेंट को और मोदी जी को बोलना कि आप पाकिस्तान से बातचीत करिए, वो बातचीत नहीं हुई। लेकिन अगर डेवलपमेंट फ्रंट पे साथ साथ आपने देखे, डेवलपमेंट फ्रंट में पहली बार ऐसे जम्मू कश्मीर में ऐसा हुआ कि 2 क्लस्टर यूनिवर्सिटीज बनी है, 2 IIMs बने हैं, 2 IITs बने हैं, सड़कों की हालत इंप्रूव हुई है, 5 मेडिकल कॉलेजेस बने हैं। रमजान के दौरान सीज फायर का नतीजा क्या हुआ, क्या भुगता कश्मीर ने, वो भी तो देखिए। नतीजा जो है, आप देखिए, अमन जो है, अमन कायम करना कोई डिसीजन नहीं होता। अमन कायम करना, पीस और रिकंसिलिएशन जो है एक प्रोसेस होता है। आप कोई कदम उठाते हैं, उससे थोड़ा गेन मिलता है, फिर दूसरा कोई कदम उठाते हैं। ऐसा नहीं है कि पिछले 2-4 सालों में हमारी गवर्नमेंट ने या मरकजी सरकार ने हमारे कहने पे कोई कदम नहीं उठाया। कदम इकदाम उठाए गए, उसका रिएक्शन क्या हुआ, उसका 11,000 स्टोन पेल्टर्स जिनको एमनेस्टी दी गई, 60,000 डेली वेजर जिनको रेगुलराइज किया गया, 20,000 एमवाईसी वॉलंटियर जिनको रेगुलराइज किया गया, 10,000 यूथ जिनको पुलिस में ऑब्जर्व किया गया। क्या ये अचीवमेंट्स नहीं है? तो आप लोग भी थे, ठीक है,
ठीक है, अचीवमेंट देख लिया हमने सर 3.5 साल में। इमरान नबी डार साहब जी, डार साहब गलतियां फिर आपके हिसाब से कहां हुई? क्योंकि सीज फायर के सपोर्ट में तो आप लोग भी थे और उसका अंजाम हमने देखा, और इसी सीज फायर को अब सबसे बड़ा आधार बनाया जा रहा है कि यह गठबंधन टूटा, सरकार गिरी, और महबूबा मुफ्ती कहीं ना कहीं वेटेज लेने की कोशिश कर रही है कि भाई हमने दबाव बनाकर यह काम करवाया था सरकार से, हमने केस वापस लिए थे। देखिए अब्बास जी, समीर जी, हमने पहले भी यही बात कही जब ये अलायंस हुआ, ये एक अपॉर्चुनिस्टिक अलायंस था। ये शायद आपको भी पता होगा, इलेक्शन 2014 का जब इलेक्शन हुआ तो तब पीडीपी लोगों के पास ये लेके जा रही थी कि हमको बीजेपी को रोकना है। वहाँ बीजेपी पीडीपी के खिलाफ बातें कर रही थी, तो उसके बाद उन्होंने फिर अलायंस किया। आज के हालात में जब हम सीज फायर की बात कर रहे हैं, सीज फायर कहाँ पर था? आपने सीज फायर तो ऐलान कर लिया, लेकिन सीज फायर के जो बैक चैनल्स हैं, आपको बैक चैनल्स इनिशिएट करने थे, वो कहीं किसी के साथ बैक चैनल्स इनिशिएट नहीं हुए, चाहे हुर्रियत के साथ या मिलिटेंट लीडरशिप के साथ। कहीं पे जो हमने हमारे टाइम 2003 में सीज फायर हुआ था, बाज़ाब्ता सारे सबको ऑन बोर्ड लिया गया था, हर किसी को साथ लिया गया था, और सीज फायर का जो है सही मानों में वो सीज फायर था। ये सीज फायर हुआ, ये एक मुझे लगता है एक न्यूज़ बनाने के लिए, एक न्यूज़ वैल्यू के तहत इस सीज फायर की अनाउंसमेंट हुई, और न कि इसका कोई ग्राउंड पे कोई असर दिखा। आपने खुद देखा, आपने खुद रिपोर्ट किया कि इस रमज़ान के महीने में कितनी जो है अटैक्स हुए, मिलिटेंट अटैक्स हुए, और बिलखसूस शुजात बुखारी साहब जो एक मायानाज सहाफ़ी थे, उनका बेदर्दी से कत्ल किया गया। तो एक अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है पूरा जम्मू एंड कश्मीर। हालात ऐसी है कि कोई किसी को कोई सिक्योरिटी का कोई सिस्टम ही नहीं है, जो है हर दिन चाहे तब से 2016 जब से ये हुकूमत बनी है 3.5 साल से आज 3-3.5 साल तक जो है कोई ऐसा दिन नहीं है जब कोई सिविलियन नहीं मरा या कोई सिक्योरिटी फोर्सेस या मिलिटेंट्स। हर दिन जो है हालात बद से बदतर हुए जा रहे हैं। आज अब देखिए, और बीजेपी ने जे.एंड.के स्टेट को इस हद तक लेके आए कि आज मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज का जो है एक स्पेस है वो इतना श्रिंक हो गया है, ये शायद मुझे नहीं लगता है पिछले इतने 30 सालों में हो गया। और उसकी वजाहत जो अनंतनाग बाईपोल इलेक्शन जो करना था वो नहीं कर पाए। ये वो सबसे बड़ी डिफीट जो है वो सबसे बड़ी डिफीट इस गवर्नमेंट को मिली कि ये इलेक्शन नहीं कर पाए। नहीं, कोई भी इलेक्शन नहीं हो। तो मैं हमारे डॉक्टर साहब, ठीक है, अग्निहोत्री जी, इसका अगर आप जवाब दे सकें, अब कैसे आगे बढ़ती हुई सरकार नजर आ रही है? क्योंकि अब तो सीधे सीधे ये कश्मीर का जो अग्निपथ है, ये अब नरेंद्र मोदी का, पीएम नरेंद्र मोदी का डायरेक्ट अग्निपथ हो गया ना। अब तो डायरेक्ट उन्हीं की सरकार का लेखा जोखा देखा जाएगा। देखिए, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का सवाल नहीं है। जब पीडीपी बीजेपी की मिलीजुली सरकार थी तब भी डायरेक्ट था, और केंद्र सरकार, भले मैं तो कहता हूं पीडीपी बीजेपी वहां नहीं होती, मान लीजिए कांग्रेस और एनसीपी की सरकार होती, तब भी केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। कश्मीर की जो स्थिति है वो कोई सामान्य लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम नहीं है कि गिरैकटों को पकड़ना हो या डकैतों को पकड़ना हो, वो बाकायदा एक कॉन्फ्लिक्ट जोन वाली हमने देखा ना 3.5 साल में इतना कुछ हुआ, इतनी नाकामियां रही, लेकिन सारा ठिकरा फोड़ दिया गया महबूबा मुफ्ती के सिर। लेकिन अब तो सीधा इम्तिहान है ना गवर्नर रूल इंपोज होने के बाद। नहीं, वो तो बात आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सीधा इम्तिहान अब भी है, सीधा इम्तिहान तब भी था। जिम्मेदारी से बीजेपी भी नहीं बच सकती। हाँ। जो पिछले 3.5 साल में जो भी उस सरकार की उपलब्धियां, नाकामियां जो भी हैं, वो दोनों की हैं। इसमें ये कोई कहे कि नहीं साहब वो पीडीपी की नाकामियां और बीजेपी की उपलब्धियां हैं, या बीजेपी की नाकामियां और पीडीपी की उपलब्धियां, ये बिल्कुल गलत बात है। दूसरी बात ये है कि कश्मीर को लेकर के, कश्मीर इतना संवेदनशील मुद्दा बन गया है कि कश्मीर को लेकर के कम से कम घरेलू राजनीति नहीं होनी चाहिए कि कश्मीर को आप जो है फोर फ्रंट पर रख करके, और अगर डोमेस्टिक पॉलिटिक्स करे कोई पार्टी तो वो मुझे लगता है ना देश हित में है, ना कश्मीर के हित में है, और ना उस पार्टी के हित में है। बेहतर ये होगा कि एक मौका मिला है केंद्र सरकार को। चलिए, आप मान रहे थे कि पीडीपी की वजह से, महबूबा मुफ्ती की वजह से, उनके कश्मीरियों के प्रति जो उनकी नरम रुख है, अलगाववादियों के प्रति, उसकी वजह से आप कुछ नहीं कदम उठा पा रहे थे। आपको आप सीधा मौका मिला है। अब कम से कम 2 स्तर पर जो अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने से प्रक्रिया शुरू हुई थी, जिसको मनमोहन सिंह ने भी आगे बढ़ाया, और उसके बाद कश्मीर में हालात
थोड़ा से सुधरते हुए दिखाई पड़ने लगे थे और कश्मीर से फिल्म स्टार, कश्मीर से क्रिकेटर, कश्मीर से आईएएस टॉपर निकल रहे थे। आज उस कश्मीर में बच्चे पत्थर लेकर के घूम रहे हैं सड़कों पर। तो वो स्थिति कम से कम सुधरे, उसके लिए ठीक है आप जो बंदूक उठाए उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही कीजिए, देश, पूरा देश आपके साथ है, लेकिन वहां की आवाम के साथ, वहां के आवाम के नुमाइंदों के साथ जो राजनीतिक प्रक्रिया है, जो बातचीत की प्रक्रिया है, उसको बहुत टालना मुझे लगता ठीक नहीं है। वाजपेयी जी के जमाने में बीजेपी की सरकार थी, लगभग यही एजेंडा था, वो भी श्यामा प्रसाद मुखर्जी की विरासत वाली सरकार थी। उसमें हुर्रियत के लोगों को बाकायदा बातचीत के लिए दिल्ली बुलाया गया, उनके साथ नॉर्थ ब्लॉक में गृह मंत्रालय में बातचीत हुई, हिजबुल मुजाहिदीन के साथ एक बैक चैनल खोला गया और उसके बाद अब्दुल माजिद डार की हत्या हुई, उसी चक्कर में अब्दुल गनी लोन की हत्या हुई। ये पाकिस्तान और आईएसआई ने जिस तरह से कराया उसको फेल करने के लिए हिजबुल मुजाहिदीन के लोगों के साथ, सीआरपीएफ के लोगों के साथ बाकायदा क्रिकेट मैच करवाया गया, ये बैक चैनल से हुआ। अब आप कह सकते हैं उसका नतीजा क्या निकला? उसका नतीजा निकलता एक दिन में नहीं निकलता, धीरे धीरे निकलता, इसलिए सुधरती है। तो मुझे लगता है कि दो स्तर पर काम करना चाहिए। एक राजनीतिक पत्रकार के तौर पर कश्मीर की राजनीतिक प्रक्रिया ठप नहीं होनी चाहिए। अगर लोगों को अपनी बात कहने के लिए कोई मंच नहीं मिलेगा तो फिर दिक्कत होगी, और कश्मीर उतना ही हमारा है जितना कि हिंदुस्तान के दूसरे सूबे हमारे हैं, और कश्मीर की आवाम भी उतनी ही हमारी है जितना हिंदुस्तान के दूसरी सूबों के आवाम है। सुलेमान, लेकिन अभी जिस तरह के बयानात आ रहे हैं, सियासी मंशा ज्यादा नजर आ रही है। 23 तारीख की रैली का मैंने जिक्र किया, किरण रिजिजू साहब का आज का बयान है, ट्वीट आपने देखा होगा, वो लिखते हैं सरदार पटेल जी सॉल्व्ड all other regions, Nehru ji took charge of Kashmir and created more trouble. Thousands of people were killed, Kashmiri Pandits were slaughtered, while more than 1,60,000 were forced out. तो मतलब कुल मिलाकर अभी जो सिचुएशन चल रही है उसके लिए भी पंडित नेहरू जिम्मेदार हैं क्या? देखिए यही तो ये किरण रिजिजू का MOS होम जी। देखिए समीर, ये तो अब हम देख ही रहे हैं 1.5 साल से कि देखिए शुरू किरण रिजिजू कभी कांग्रेस में भी हुआ करते थे। जी बिल्कुल, तब उन्हें नेहरू जी की याद नहीं आई। और आज तमाम कांग्रेसी नेताओं ने ये जवाब भी दिया। ये हाँ, ट्विटर पे सब जवाब हुआ जी। बहरहाल वो जवाब मैं रिपीट नहीं करूंगा। हाँ। मैं एक और आम बात कहूंगा। देखिए अब ये मई जून में जब जीते थे 2014 में मोदी जी, तो अच्छे दिन आएंगे कहा था। 2 साल तक तो ये मामला चला, 2-2.5 साल तक के अच्छे दिन आने वाले हैं। अभी अच्छे दिन की बात भूल चुके हैं। अब 1-1.5 साल से पूरी भाजपा, इनके जो सबसे आला नेता हैं मोदी जी से लेके और अब सारे मंत्री और प्रवक्ता ये कहते हैं कि कांग्रेस की जिम्मेदारी है, कांग्रेस ने ये करा था। पंडित नेहरू से शुरू करते हैं कि पंडित नेहरू जी ने ये करा था, सरदार पटेल साहब ने ये करा था, इंदिरा गांधी जी ने ये करा था। ये वहां से गिनवाते हैं, ये नहीं बताते कि 4 साल में बुरी तरह से नाकाम हुए हैं क्योंकि नाअहल हैं, इनमें सलाहियत नहीं है, और सिर्फ नेशनलिज्म का डंका बजाना, अपनी चेस्ट थंपिंग करना कि हमने ऐसा किया, जबकि हर पैरामीटर को आप चेक कर लिए बुरी तरह से ये सरकार केंद्र में और मुख्तलिफ सूबों में बुरी तरह से नाकाम हुई। बिल्कुल। अरुण गुप्ता जी इसका जवाब देना चाह रहे हैं, मुझे पता है, लेकिन अभी मेरे पास वक्त ब्रेक का हो गया है मेरे लिए। मैं आपसे ये सवाल पूछूंगा, सुलेमान जिस बात का जिक्र कर रहे हैं कि भाई कश्मीर के अच्छे दिन अब कब आएंगे, कश्मीर का मुस्तकबिल कैसे संवरेगा, या सिर्फ और सिर्फ इस मुद्दे पर सियासत ही होगी? क्योंकि अब यह कहा जा रहा है कि स्ट्रेटेजी ये बन रही है इस अलायंस को तोड़ने के बाद कि नेशन फर्स्ट हमारे लिए, नेशनलिज्म, इन सारी मुद्दों को हवा दी जाएगी और उस पर आने वाले चुनाव लड़े जाएंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कश्मीर की तकदीर पर बात हो रही है, कहीं ना जाइएगा, तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। गवर्नर राज में कैसे बदलेगी कश्मीर की तकदीर, यह हमारा आज का सवाल। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। पीके सहगल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डिफेंस एक्सपर्ट। सहगल साहब, माफ कीजिएगा, ब्रेक से पहले आपसे कांटेक्ट नहीं हो पाया, इसलिए मेरा सवाल, उसका जवाब अधूरा रह गया। लेकिन सहगल साहब, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि अब ये जो बयानात आ रहे हैं, आज जिस तरह से आर्मी चीफ ने भी कहा कि भाई ऑपरेशन ऑल आउट में अब तेजी आएगी, उधर डीजीपी वैद्य साहब का बयान भी आया, उन्होंने भी कहा कि भाई जो आतंकवादियों के सिंपैथाइजर्स हैं अब उनके खिलाफ भी कड़ा एक्शन लिया जाएगा। क्या आपको लगता है कि इससे हालात अब बदलेंगे? और बार बार जो ये बात कही जाती थी कि भाई महबूबा मुफ्ती रोड़ा अटकाती थी, अगर सख्त एक्शन लेना चाह रही थी सरकार और सेना तो महबूबा मुफ्ती रोड़ा अटकाती थी, अब वो रोड़ा दूर हो गया है, तो इससे क्या बदलाव आएगा ग्राउंड पर? देखो, पूरी कोशिश की जाएगी सरकार की
कि हर हालत में जल्दी से जल्दी वहाँ का माहौल जो अच्छा किया जाए, ताकि लोग अपने जीवन को सही तरीके से बिता सकें। कोशिश की जाएगी वहाँ पीस एंड ट्रैंक्विलिटी लाई जाए, कोशिश की जाएगी वहाँ बड़ा विकास किया जाए, बेरोज़गारी दूर की जाए, करप्शन दूर की जाए, सेंसिटिविटी इंक्रीज़ की जाए। अभी लोगों का है कि कोई किसी के सामने सुनवाई नहीं होती, सो सेंसिटिविटी नाम की चीज़ है ही नहीं अभी, क्योंकि डायरेक्ट रूल है गवर्नर के माध्यम से। आपको यकीन करना पड़ेगा कि जो टेररिज्म है कम हुआ है। आतंकवादी जो है वैली के अंदर जिस माफिक फ्रीली घूम रहे थे, खास करके रमज़ान के समय, वो बंद हो जी। ऑपरेशन ऑल आउट फेज़ 1 और फेज़ 2 में हमने 80% से ज़्यादा आतंकवादी मार दिए थे। उनके लीडरशिप ख़त्म हो गई थी, वो बुखलाए हुए थे, घबराए हुए थे, उनको छुपने की जगह भी नहीं मिल रही थी। लेकिन ये सारा का सारा जो इनिशिएटिव है रमज़ान के समय खो दिया। अभी जल्दी से जल्दी कुछ अगले 2-3-4 दिनों में आपको इनिशिएटिव को रीगेन करना पड़ेगा, दुनिया को दर्शाना पड़ेगा, देश को दर्शाना पड़ेगा, कश्मीर को दर्शाना पड़ेगा कि यू हैव अ डिसाइसिव सरकार, और आप हर हालत में ये जो पथराव है इसको रोकना पड़ेगा। जो हुर्रियत है, हुर्रियत को काबू करना पड़ेगा। हर प्रकार से वो बेनकाब हो चुके हैं। आप सारी दुनिया जानती है, कश्मीर का अवाम जानता है कि हुर्रियत है पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव है, ना कि कश्मीर के रिप्रेजेंटेटिव्स। लेकिन महबूबा चाहती थी हुर्रियत के साथ बात हो, महबूबा चाहती थी पाकिस्तान के बातचीत की जाए, जबकि किसी प्रकार का माहौल सही था ही नहीं। और जब तक हुर्रियत को काबू नहीं किया जाएगा, कश्मीर में सुधार नहीं हो पाएगा। ये तो पिछले 20-25 साल के चाहे कोई भी सरकार है, साफ तौर पर नजर आ रहा था कि हुर्रियत जो है बहुत बड़े पैमाने पर दूसरों के बच्चों को कैनल फॉडर की तरह इस्तेमाल करवा रहे हैं, जबकि अपने बच्चों को सेफ जगह पे रखा हुआ है। अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों और कॉलेजेस में डालते हैं, दूसरों के बच्चों की पढ़ाई की और शिक्षा में बाधा डाल रहे हैं। ये जितनी स्कूल जले बीच में, बैंक्स लूटे गए, सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर हमले हुए, राइफल हथियार छीनने की घटनाएं हुई, पथराव, ये सारे के सारे उन्हीं के इशारे पे हो रहे थे, क्योंकि पैसा तो वहीं से आ रहा था। अभी सरकार को वास्तव में दर्शाना पड़ेगा कि क्या महबूबा की वजह से ये थी या उनकी अपनी कोई कमजोरी थी, क्योंकि हमने इल्ज़ाम लगाया साफ तौर पे कि महबूबा बहुत बाधा थी। महबूबा का सॉफ्ट रवैया था पाकिस्तान की तरफ, उसका सॉफ्ट रवैया था हुर्रियत के साथ, उसकी सहानुभूति थी पत्थरबाजियों के साथ में। आपको ये तमाम चीजें वास्तव में प्रूव करनी पड़ेगी कि सही था। अगर इसको आप प्रूव नहीं कर सके तो आप करार दे रहे हैं महबूबा मुफ्ती को खुलकर, यानी अब तक आप दहशतगर्दों के जो हमदर्द थे उनके साथ सरकार चला रहे थे 3.5 सालों तक। अरुण गुप्ता साहब, अब ये बातें तो आपने कह दी, लेकिन अब क्या, अब कैसे पटरी पर लाएंगे? अब बहुत बड़ा चैलेंज है, बहुत बड़ी चुनौती है। हाँ, जो आप कह रहे हैं वो ठीक है, और यही बात हमारे नेताओं ने भी कही है दिल्ली में भी, और हम मानते भी हैं। तो इसलिए उसके जो रिक्वायर्ड एक्शन होगा, जो कुछ करना होगा वो होगा, हो रहा है। आज गवर्नर रूल इम्पोज हो गया है, और देखिए आगे कैसी परिस्थिति बनती है, सब ठीक होगा। लेकिन गुप्ता जी, ये बात आप मानेंगे कि ये सियासी फैसला है, खालिस सियासी फैसला, जिसके जो आपने मद्देनजर रखा है सिर्फ और सिर्फ 2019 की वजह से, ये बात आप मानेंगे क्या? क्योंकि 2019 में अगर आपका बीजेपी और पीडीपी का गठबंधन चलता रहता और आप लोकसभा इलेक्शंस में जाते तो बड़ी मुसीबत थी आपके लिए अपने वोट बैंक को साधने में। नहीं, अगर ये बात होती तो हम गठबंधन में आते ही नहीं। ऐसी बात नहीं है। कई दफा परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं जिसके लिए जब आपको नेशनल इंटरेस्ट की बात करनी होती है तो आप बाकी सब चीजें जो है, नेशन हमेशा फर्स्ट रहता है, तो नेशन के इंटरेस्ट को देखते हुए बहुत से डिसीजन लिए जाते हैं। तो अगर जैसे आप पहले कह रहे थे, अगर वैसा करना होता तो गठबंधन में होते ही नहीं हम जी। नहीं तो 3.5 साल सत्ता में तो रह लिए ना, और उन 3.5 सालों में क्या क्या हुआ ये सबने देखा भी। तो कैसे आप अपनी जिम्मेदारी से बच पाए? गए तो आप पीडीपी के साथ। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। 3.5 साल सत्ता में हम रहे। एक कश्मीर में मैंडेट था पीडीपी का, हमारा जम्मू में मैंडेट था। हमने लोगों के मैंडेट को रिस्पेक्ट किया, उनको हमने इज्जत दी, और हम डेवलपमेंट के एजेंडे पे चले। यही हमारा एजेंडा था, ये हम चल रहे थे। डेवलपमेंट के एजेंडे पर चले। सुलेमान, देखिए समीर, बड़ी अजीब सी बात है ये। अभी जब तक 3.25 साल तक सरकार चलाते रहे, भाजपा के लोग यही कहते रहे कि कश्मीर में सब कुछ सही है। जो केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की, सूबाई हुकूमत की और
सेंट्रल गवर्नमेंट की जो नीति है, जो एक माचो मैन पॉलिसी इस्तेमाल कर रहे हैं टेररिज्म के खिलाफ, उससे बिल्कुल कश्मीर में सब हरा भरा है। लेकिन जब इन्हें लगा कि सिचुएशन हमने बद से बदतरीन कर दी, तो ये फौरन सरकार छोड़ के भाग गए और कह रहे हैं पीडीपी की गलती है। दोनों पार्टियां जिम्मेदार हैं और भाजपा ज्यादा जिम्मेदार है कि जैसा अग्निहोत्री भाई ने कहा, विनोद भाई ने, कि केंद्र सरकार है उस, ये जम्मू कश्मीर एक नॉर्मल स्टेट नहीं है, इसमें केंद्र सरकार का बहुत ज्यादा दखल है और उसके साथ आप सूबे में भी थे नहीं। लेकिन बीजेपी एक बात और कहती है, बीजेपी एक बात और कहती है कि अगर हमें वहां पर अब कश्मीर के हालात, सियासी हालात ऐसे हैं कि अगर किसी भी पार्टी को सरकार बनानी है तो लोकल पार्टीज के बिना सरकार नहीं बन सकती। बीजेपी और कांग्रेस अपने बूते सरकार नहीं बना सकती, ये हकीकत है। ऐसे में या तो एनसी का साथ लेना पड़ेगा या पीडीपी का साथ लेना पड़ेगा। आप भी सत्ता में आएंगे तो वही काम करेंगे, तो क्या बदल जाएगा? नहीं, हमारे और इसमें बहुत फर्क है। कैसे? हमारी जब सरकार थी, देखिए 2010 को अगर हटा दें तो उनके बाद 4 सालों में बड़े नॉर्मलाइज हो गई थी सिचुएशन। टूरिज्म जो 27,000 था, 27,000 टूरिस्ट गए 2002 में, वो 2012 में 14 लाख हो गए थे और 2015 में 9 लाख और 2016 में 4.5 लाख। ये डेटा है ऑफिशियल। तो जब आप देखें टूरिज्म नॉर्मलसी आ गई कश्मीर में, इसका नॉर्मलसी आ रही है पूरे स्टेट में। जब टूरिज्म में इतनी तेजी से गिरावट आई कि 2012 में 14 लाख टूरिस्ट गए कश्मीर और 2016 में 4.5 लाख, ऐसा क्या आपने करा कि लोग जाने से डरने लगे? वहां नॉर्मलसी नहीं थी, आपने सारे हालात एबनॉर्मल कर दिए और दहशतगर्दों का बोलबाला हो गया। सीधा सवाल यह कि पीडीपी और आप में क्या फर्क है? क्योंकि बहुत हद तक आइडियोलॉजी आप लोगों की मिलती है, चाहे अलगाववादियों के सिंपैथाइजर्स की बात हो या फिर पत्थरबाजों के सपोर्ट में बयान देने की बात हो या टोटल ओवरऑल आइडियोलॉजी की बात कर ली जाए। क्या फर्क है आज, ये बताइए आप कश्मीर को। देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। नेशनल कॉन्फ्रेंस एक ऐसी एक पार्टी नहीं, ये एक मूवमेंट है, मूवमेंट बेस्ड पार्टी है। यहाँ जम्मू एंड कश्मीर की जो सूरत हाल है, आपने ये देखा होगा जब 2010 में हालात ख़राब हुए थे तो इमीडिएटली जो 2011, 2012, 2013 और 2014 बहुत ही पीसफुल तरीके में चले। हालात, फ़र्क वहीं पर है। फ़र्क यहाँ पर है, जब 2010 में हालात ख़राब हुए तो उमर साहब असेंबली में जाके उन्होंने जो है माफ़ी मांगी कि जिस तरीके में हालात ख़राब हो गए। और उसके बनस्बत महबूबा जी जब 2016 में लोग मारे गए तो महबूबा जी ने ये बोल दिया कि लोग बाहर यहाँ टॉफ़ी लाने जाते हैं या दूध लाने जाते हैं तो इसलिए मारे जाते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को कश्मीरियों का दर्द लेकिन इमरान पाकिस्तान के साथ बातचीत, ये बहुत बड़ा फर्क की जाएगी तभी मसला कश्मीर सुलझेगा, ये आप भी कहते हैं। आप भी पत्थरबाज, जब पत्थरबाजी करते हैं तो आप कहते हैं देश के लिए पत्थर चला रहे हैं। आप भी कई बार हुर्रियत के नेताओं के साथ, अलगाववादी नेताओं के साथ खड़े हुए नजर आते हैं। तोड़ मरोड़ के अगर आप बात करेंगे तो उसमें उसका कोई फायदा नहीं आएगा। मैं आपको बताता पूरे कंटेक्स्ट से मैं बता रहा हूं। जब उमर साहब चीफ मिनिस्टर थे, एज चीफ मिनिस्टर, मनमोहन सिंह साहब एज प्राइम मिनिस्टर जब यहाँ पे आए रेलवे का इनॉग्रेशन करने के लिए, उस टाइम पे उमर साहब ने उनको ऐलानिया तौर एज चीफ मिनिस्टर बोला कि J&K का मसला इकोनॉमिक मसला नहीं है, ये पैसों से हल होने वाला मसला नहीं है, ये पॉलिटिकल इशू है, इसको आप पॉलिटिकली हैंडल करिए। तो हम बार बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये बात जो है बार बार उन तक पहुंचा रहे हैं कि इसको, कश्मीर को आप सिक्योरिटी के तहत न देखिए, एज ए लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम न देखिए, ये एक पॉलिटिकल इशू है। यहाँ पर बहुत सारी एक पॉलिटिकल एस्पायरेशंस है, चाहे आप उसको माने या ना माने, बट आप उन लोगों के साथ एंगेज करें। आपको जरूरी है क्योंकि हालात, आप अब ये देखिए कि बीजेपी ने कुछ महीने पहले, 10-15 महीने पहले ये बात फैलाए, बोल रहे थे कि डिमोनेटाइजेशन की वजह से यहाँ पर सारा स्टोन पेल्टिंग बंद हो गया, यहाँ पे मिलिटेंसी बंद हो गई। आज उनका जो है बयान बहुत डिफरेंट है। तो ये अपने आप को ही कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। हमारा जो स्टैंड है वो तब भी, जब उमर साहब चीफ मिनिस्टर थे तब भी वही था, और आज अपोजिशन में जब है हमारा स्टैंड तब भी यही है। हम अपना स्टैंड नहीं बदलते, और यही फर्क है नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी में। पीडीपी जब अपोजिशन में थी तो वो सड़कों पे निकलती थी, आज वो इन्हीं बीजेपी को समझाने में, जब इलेक्शन में जाएगी कश्मीर में तो ये दिक्कत होने वाली है क्या? क्योंकि आप सेंट्रल लीडरशिप के बयान देखिए, 3 दिन पहले तक
जो बार बार ये दावा किया जा रहा था कि भाई कश्मीर में हमने बड़े हद तक हमने हालात बेहतर कर दिए हैं, दहशतगर्दी में कमी आई है, 3 दिन बाद वही नेता ये कहते हुए नजर आए कि भाई दहशतगर्दी बढ़ रही थी, रेडिकलाइजेशन बढ़ गया था और महबूबा मुफ्ती ठीक से अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रही थी, इसलिए हमें ये कदम उठाना पड़ा। तो दिक्कत होगी ये समझाने में क्या? देखिए, परसेप्शन बदलने में बीजेपी का जो प्रचार तंत्र है बहुत माहिर है, उसमें उनको कोई दिक्कत नहीं आती। कांग्रेस जरूर उसमें पीछे छूट जाती है। हाँ। और बीजेपी अब इसको इस रूप में लेगी कि देखिए हमने बड़ा दिल दिखाते हुए, और वो कश्मीर से ज्यादा चिंता उसको मुख्य शेष भारत की है जी। जो रेस्ट ऑफ इंडिया है वहां इसको पॉलिटिकली वो इस इशू को ले जाएगी और वो कहेगी कि देखिए हमने बड़ा दिल दिखाते हुए, वैचारिक मतभेद होते हुए भी श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब की जो नीति थी, जो पॉलिसी थी, उससे उलट जा करके हमने पीडीपी के साथ गठबंधन किया। हमने 2 निशान वहां पर 2 झंडे जो है रख करके शपथ ग्रहण हुआ, 2 संविधान वाला जो था सब माना, और हमने एक मौका दिया कश्मीरी आवाम को और पीडीपी को कि हालात सुधरे। लेकिन जब उन्होंने हालात सुधरने में वो नाकामयाब हुए तो देश हित में, राष्ट्र हित में, आतंकवाद के खिलाफ हम अपने अलग हुए और हम कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं। वो इसको इस रूप में एक राष्ट्रवादी कलर दे करके, एक पाकिस्तान के विरोध में एक प्रखर वो लेकर के, और इसके साथ साथ एक हिंदुत्व का जो उनका एक एजेंडा है उसको आगे बढ़ाते हुए वो इसको पॉलिटिकली इसका राजनीतिक फायदा उठाएंगे, उठाने की कोशिश करेंगे। जम्मू में जो रैली हो रही है श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के बलिदान दिवस पर, भाई 3-3.5 साल से श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिवस तो हर साल आता है जी, लेकिन वो ऐसा तो है नहीं कि इसी साल आ रहा हो। तो लेकिन उन्होंने पूरी तैयारी कर ली। तो उनका पूरा जो मैकेनिज्म है, जो उनका पूरा प्रचार तंत्र है, जो पूरा उनकी जो पार्टी का तंत्र है, वो इस मामले में बहुत तेज है। और वो सब सोशल मीडिया के जरिए, अपने रैलीज के जरिए, मीटिंग्स के जरिए, बयानों के जरिए, नारों के जरिए वो इस पूरे नैरेटिव को बदलने की पूरी कोशिश करेंगे और इसको अपने पक्ष में बुलाने की कोशिश करेंगे। मैं समझता हूँ विनोद भाई, जो बात आप कह रहे हैं ये इस बार कर नहीं पाएंगे वो, क्योंकि इस बार हालात जो 3.25 साल में भाजपा ने करे हैं कश्मीर में, ये सबके सामने है। और एंटी पाकिस्तान नैरेटिव में तो उनसे सवाल ये पूछा जाएगा कि जब पठानकोट पे हमला हुआ, आपने आईएसआई को पठानकोट में बुला के खुला मैदान दे दिया और पाकिस्तान के आईएसआई ने वापस जाके कहा कि हमने कोई ऐसा काम नहीं किया। कांग्रेस पार्टी क्या ये मानती है कि 2019 के लिहाज से कश्मीर एक बड़ा मुद्दा था? क्योंकि आज गुलाम नबी आजाद साहब का जो बयान आया है वो बड़ा अहम है। वो कह रहे हैं बीजेपी ने देश को धोखा दिया, कश्मीर को धोखा दिया, और कश्मीर वो मुद्दा था जिसके बूते आपने बड़ी बड़ी बातें करके आप सत्ता में आए थे 2014 में। देखिए, कांग्रेस पार्टी चुनाव के हिसाब से किसी सूबे को अहम नहीं मानती। कांग्रेस पार्टी ने इस मुल्क को एक रखा है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। लेकिन अगर बीजेपी पीडीपी साथ होते तो इसका फायदा तो मिलता ना आपको, क्योंकि बीजेपी को अपने कोर वोट बैंक को साधना मुश्किल होता 2019 में, ये मानते हैं? देखिए, क्या एनालिसिस होते आपसे 8 महीने बाद जब चुनाव होते, मैं नहीं कह सकता, लेकिन मेरा सिर्फ इतना कहना है कि कांग्रेस पार्टी ने पाकिस्तान को 2 भागों में तोड़ दिया, सिक्किम को जोड़ लिया, पूरे देश को एक रखा। आज भाजपा ने वो हालात पैदा कर दिए हैं कि नफसा नफसी का दौर है, आदमी आदमी से नफरत कर रहा है और कश्मीर को जला दिया है। हमें चुनाव से कोई मतलब नहीं है। चुनाव देख के कांग्रेस पार्टी, हर पार्टी अपना तैयारी करती है, हम अपना मुद्दा लेके चुनाव में जाएंगे। भाजपा को इस बात का जवाब देना है कि 3.5 साल में उन्होंने कश्मीर के साथ क्या किया। पीके सहगल साहब, क्या इस बात के आसार आपको नजर आ रहे हैं आज के जो बयानात आए बिपिन रावत साहब के, वैद साहब के, कि अब ऑपरेशन ऑल आउट जोर शोर से चलाया जाएगा और जो कड़े कदम महबूबा मुफ्ती के होते हुए साथ में नहीं उठाए जा रहे थे, वो सख्ती अब दिखेगी आने वाले वक्त में, और उससे क्या कश्मीर की तकदीर संवरेगी? देखो, कश्मीर की तकदीर संभलती है या नहीं ये तो समय बताएगा, लेकिन पूरी जबरदस्त कोशिश की जाएगी कि कश्मीर का माहौल जो है उसको सुधारा जाए। बहुत बड़ी चुनौती है सरकार के सामने। 2019 को ध्यान में रखा जाएगा, जो आने वाली इलेक्शंस हैं उनको ध्यान में रखा जाएगा, क्योंकि अगर सरकार ने वो तमाम चीजें नहीं दर्शाई जिसका वो दावा कर रहे हैं तो उनके लिए बड़ी जबरदस्त मुसीबत होगी। इसलिए हर हालत में कोशिश की जाएगी कि आतंकवाद को कम किया जाए, वहाँ लोगों के जीवन को बहाल किया जाए, बेरोजगारी दूर की जाए, करप्शन को कम किया जाए, सरकार की सेंसिटिविटी को बढ़ाया जाए, सरकार की गवर्नेंस को बढ़ाया जाए, टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाए, लोगों के दिल को, दिमाग को, विश्वास को जीतने की कोशिश की जाएगी। लेकिन समय केवल 1 ही साल है, 1 साल से भी कम है। वो कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे ये तो समय बताएगा, लेकिन कोशिश जबरदस्त होगी। जैसे कि आपके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ या हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कहा है
कि ऑपरेशन ऑल आउट जो है पहले की तरह चलेगा। और उस ऑपरेशन ऑल आउट में मैंने जैसे कि पहले कहा है, पाकिस्तान बौखला गया था और ये बौखलाहट आप साफ तौर पे देखेंगे अगले 48 से 72 घंटे में बौखलाहट दोबारा आ जाएगी। ये जितने भी आतंकवादी हैं, मुझे याद है बहुत अच्छी तरह से 5-6 दिन पहले 24 घंटे और आप इसी तरह से डिबेट कर रहे थे और आपने कहा था कि कश्मीर के जो आज के हालात हैं उसके लिए भारत सरकार की कमजोर पॉलिसी जिम्मेदार है। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि महबूबा मुफ्ती का साथ छोड़ने के बाद क्या मजबूती नजर आएगी पॉलिसी में, ये उम्मीद करें? एब्सोल्युटली, इसमें कोई शक ही नहीं है, उनको मजबूती लानी पड़ेगी। हम पाकिस्तान को किड ग्लव्स के साथ ट्रीट कर रहे थे, इनिशिएटिव पाकिस्तान को दे दिया था। हम कहते थे साफ तौर पे पहल वो करते हैं, हम केवल जवाबी कार्रवाई करते हैं, वो प्रोवोक करते हैं, हम केवल हम रिस्ट्रेंट दिखाते हैं। तो इन तमाम में चीज तब्दीली लानी पड़ेगी। दूसरा, महबूबा मुफ्ती को सॉफ्ट कॉर्नर था पाकिस्तान के लिए, हुर्रियत के लिए, और पत्थरबाजी, ये पत्थरबाजी को आपको बंद करना पड़ेगा। अगर वो बंद नहीं होती तो आपको कड़े से कड़े कदम उठाने पड़ेंगे, ये यकीन करने के लिए कि पत्थरबाज वो उस माफी खुले तौर पे ना कर पाए जो कर पा रहे। हुर्रियत को भी आपको काबू करना पड़ेगा, क्योंकि उन्हीं के इशारे के ऊपर बहुत चीजें हो रही हैं जो नहीं होनी चाहिए। और साथ ही साथ पाकिस्तान को भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास, किसी प्रकार की कोई सर्जिकल स्ट्राइक की आवश्यकता नहीं। आपके पास बड़े कवर्ट और ओवर्ट ऑप्शंस हैं जिनका जिक्र मैं टीवी पर नहीं करूंगा, जिससे पाकिस्तान के घुटने टिकाए जा सकते हैं। पाकिस्तान के सारे जो टेररिस्ट लॉन्च पैड्स हैं शो विंडो में हैं। अगर सरकार ने मजबूती दिखाई, दिलेरी दिखाई, तो हम 24 घंटे के अंदर आधों को निकाल सकते हैं। किसी आदमी को क्रॉस करने की आवश्यकता नहीं, दे आर विद इन 1 to 2 किलोमीटर्स ऑफ द बॉर्डर। उस माफी की एस्केलेशन भी नहीं होगी जिस माफी का हम समझते हैं कि 4 गुना फौजियों की और सिविलियंस की डेथ हो गई, 5 गुना सीज फायर वायलेशन हो गया एलओसी पे और इंटरनेशनल बॉर्डर पे। अगर सरकार की ये नीति है, पाकिस्तान ने 4 गुना हमारी कैजुअलिटीज, शहीद हो गए जवान और सिविलियंस, और सीज फायर वायलेशन एलओसी पे और आईबी पे इतना ज्यादा बढ़ गया, तो भाई ऐसी बौखलाहट सहगल साहब नहीं चाहिए। तो फिर 48 महीने पहले वाली नीति बहुत शानदार थी, जिसे हम कहते हैं। ठीक है। फिरदौस साहब, क्या आपको लगता है कि आने वाले चुनावों में 6 महीने बाद अगर चुनाव में हम जाते हैं तो आपको बड़ी दिक्कत होगी, क्योंकि बीजेपी की स्ट्रेटेजी अब साफ नजर आ रही है, बलिदान दिखाने की कोशिश की जा रही है। देखिए, हमने कुर्बानी दे दी सरकार की, क्योंकि हमारे लिए कश्मीर में सख्त एक्शन लेना ज्यादा जरूरी था, जिसमें आप एक बड़ा रोड़ा थे। आपकी स्ट्रेटेजी क्या होगी, आप क्या कहेंगे? क्योंकि कहा जा रहा है बीजेपी के साथ जाने के बाद आपका वोट बैंक खत्म हो गया। देखिए, मुझे लगता है कि जो सवालात आपने मुझसे पूछने थे उनका सभी का जवाब आपके सभी पैनलिस्ट ने दे दिया कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ नहीं, ये कैसे? बीजेपी ने अपना अलायंस वापस ले लिया। अरे ये तो आपकी पार्टी से जुड़ा सवाल है। वाहिद वजह सिर्फ ये थी कि इस वक्त बीजेपी और कश्मीर के अवाम के बीच में अगर कोई दीवार थी वो पीडीपी थी। हम हमेशा से मस्कुलर पॉलिसी के खिलाफ थे और हमेशा लड़ते रहेंगे, चाहे हम अपोजिशन में हों चाहे गवर्नमेंट में हों। जहां तक सवाल नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के प्रवक्ता यहां पे आके इस वक्त लोगों के हमदर्द बन रहे हैं, मैं इनको याद दिलाना चाहूंगा कि लोगों की याददाश्त इतनी कमजोर नहीं है। आपने रियासत जम्मू कश्मीर के साथ क्या क्या खिलवाड़ किए हैं वो रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों को पूरी तरह मालूम है और वो भूले नहीं है। जो जख्म आपने इस रियासत के साथ लगाए हैं, इस रियासत के अवाम को दिए हैं, वो जख्म अभी तक भरे नहीं है। आज जो नौजवान हथियार उठा रहे हैं, पत्थर उठा रहे हैं, उनकी उम्र 20 से 30 साल है और ये वही नौजवान हैं जिन्होंने आपके दौरे हुकूमत में सिर्फ कर्फ्यू, हड़ताल और ब्लडबाथ देखा है। इन्होंने सिर्फ वायलेंस देखा है। इन लोगों को आपने तैयार किया है। आपने कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत की रूह के लिए रियासत जम्मू कश्मीर के लिए वो ब्लंडर जो है लोगों को भूले नहीं जा रहे हैं। आप आज टीवी स्टूडियो में आके लोगों के हमदर्द बन रहे हैं, उससे कुछ होगा नहीं। जहां तक सवाल पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का है, तो मुझे लगता है अगर हमें यह बात की सजा दी गई है, हम यहाँ से अवाम की बात कर रहे थे और रियासत जम्मू कश्मीर के लिए खड़े हो रहे थे, तो हम ऐसी हजारों सरकारें कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। हम इक्तदार के लिए सरकार नहीं बना रहे थे। जहां तक नेशनल कांग्रेस के प्रवक्ता ने यह कहा कि 2003 में इनकी सरकार की सीज फायर हुआ, इनको घर जाकर दोबारा आना चाहिए। और जहां तक उन्होंने कहा बहुत बड़े मैं इसको याद दिलाना चाहूंगा कि ये इन्हीं के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब थे जिन्होंने इन्हीं पत्थरबाजों को कहा था कि ये पेड एजेंट है आईएसआई के, जिन्होंने
ने इनको कहा था कि ये ड्रग्स लेकर पत्थर मारते हैं, ये वही एलिनेशन है जो आज हमारे सामने आई है। ये कमाल की बात है। हुकूमत के अभी एक ही दिन हो गया हुकूमत छोड़े हुए, और आप है इनको भाई 21 तोपों की सलामी दिलवाई जाए। आप जिस बोखलाहट का शिकार है, जिस नेशनल कॉन्फ्रेंस जितनी उतावली हो रही है सरकार बनाने के लिए, आप इतने उतावले नहीं हो रही है। रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों को पता है कि आपने क्या किया है। अच्छा ठीक है, अरुण गुप्ता जी, अरुण गुप्ता जी एक छोटा सा जवाब दीजिए। गुलाम नबी आजाद साहब कह रहे हैं कि साढ़े 3 सालों में जो पढ़े लिखे नौजवान थे कश्मीर के, उनका रुझान भी आतंक की तरफ बढ़ा है। ये आपकी सबसे बड़ी नाकामी रही। गुप्ता जी मानेंगे आप? हम ये कहते हैं कि ये सबके लिए ये नाकामी, ये सिर्फ पीपल्स डेमोक्रेटिक और बीजेपी की नाकामी नहीं है, ये पूरे सिस्टम की नाकामी है। इसीलिए हम बार बार ये कह रहे थे कि इन नौजवानों से बात करना है, इनको गले लगाना है। हम टीवी स्टूडियोज में बार बार ये कहें कि पूरी रियासत जम्मू कश्मीर की आवाम जो है वो देश दुश्मन है और ISI एजेंट है, यही चीजें एलिनेट करती है। किसने कहा ये? कौन कहता है? नौजवानों को एलिनेट किया। आप ही की महबूबा मुफ्ती जो है उनके अल्फाज हैं कि 5% लोग हैं, मुट्ठी भर लोग हैं। क्या आप कश्मीर की आवाम को क्यों खींचते हैं? कश्मीर की आवाम थोड़ी पत्थरबाज है। पत्थरबाज तो चंद है जो पाकिस्तान के टुकड़ों पर पड़ते हैं। 20 लड़के ISI क्वालिफाई। कौन कह रहा है कश्मीर की आवाम दगाबाज है? कौन कह रहा है वो पत्थरबाज है? झूठ मत फैलाइए, इस चैनल पर बैठकर झूठ मत फैलाइए खुदा के वास्ते प्लीज। वो चीज ऐसा किसी ने नहीं कहा। और आप यहाँ पे आप पॉलिटिकल मार्टर बनना चाहते हैं। बेड़ा गर्क कर दिया आपने स्टेट का, फिस्कल ऑटोनॉमी खत्म कर दिया आपने, GST एक्सटेंड कर लिया आपने, तो आप अग्निहोत्री जी ये पॉलिटिकल मार्टर के वर्ड ये बनने की कोशिश हो रही है क्या? आपने जो हालत की और ये 2019 तक जारी रहेगी, ये साफ दिखाई दे लगता है। दोनों पार्टियां जो है अपनी पोजीशनिंग कर रही हैं, बीजेपी की कर रही है और PDP भी कर रही है, क्योंकि उनको जनता के बीच जाना है। बीजेपी को भी जम्मू में जाना है, जहाँ पार्टी आपका और कांग्रेस का जो गठजोड़ है वो हमेशा जाना है, कश्मीर दोनों कुर्बानी का एक क्वेश्चन ले रही है। माफी मांगनी चाहिए हमारा और बीजेपी का अलायंस अनहोनी रहा। आपका और बीजेपी का अलायंस, अरे इतनी फाइट मत कीजिए भाई। ये चुनावी भाषण थोड़ी हो रहा है। या फिर हम मान लें कि आप दोनों लोगों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP ने बिल्कुल बजा दिया आज ही से। माफिया मांगने के लिए और नाचने एक मिनट रुक जाइए, दूसरों की भी सुनिए। आपकी लीडरशिप अग्निहोत्री जी कुछ कह रहे हैं, सुन लीजिए। आप एक दिन नाचते हैं और दूसरे दिन माफिया मांगते हैं। आपको लोग नाचना गाना और माफिया मांगना तो आपका सेवा है। अच्छा ठीक है, हो गई आपकी पॉलिटिकल स्पीच हो गई। अब कुछ बोलने हैं अग्निहोत्री जी? आपका कहीं नाम और निशान नहीं नजर आएगा। ठीक है, लोगों के बीच में जाके जाने के लिए तैयार है अग्निहोत्री जी। लास्ट टाइम जो है नाम और निशान नहीं रहेगा। कश्मीर के वास्ते ऑडियो डाउन कर दीजिए प्लीज, अगर नहीं सुन रहे। कम से कम कश्मीर के वास्ते जो है आप लोग जो है थोड़ा सा बात सुन ले, धैर्य से सुन ले, क्यों कश्मीर का मुद्दा ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है। इसको चुनावी मुद्दा मत बनाइए, संवेदनशील मुद्दा है। दोनों पार्टियां अपनी पोजिशनिंग कर रही हैं और सिर्फ PDP बीजेपी पोजिशनिंग नहीं कर रही है, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस भी अपनी पोजिशनिंग करेगी, क्योंकि आखिरकार लोकसभा चुनाव 2019 में होने हैं। जम्मू कश्मीर में 6 सीटें हैं, उन पर भी चुनाव होंगे, तो PDP ये पोजिशनिंग करेंगे, वो दोनों अपनी कुर्बानी की बात करेंगे कि हमने कुर्बानी कर दी, हमने कुर्बानी कर दी। लेकिन असली सवाल ये जो आने वाले 10 महीने हैं, सबसे बड़ा चुनौती भरे सवाल बीजेपी के लिए है ये समय। जैसा कि साइकिल साहब कह रहे थे, बिल्कुल मैं सहमत हूं कि बीजेपी को अब कोई बीच में दीवार नहीं है कि जो कुछ आप कहने के लिए भी नहीं है कि कोई रोके। अब आपको वो करके दिखाना है। कश्मीर में आतंकवाद को खत्म करने का आपका जो दावा है उसको पूरा करके दिखाना है, हालात सामान्य जो है बहाल करने वो दिखाना है, और साथ ही साथ आपको यह भी दिखाना है कि पिछले 3.5 साल में जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कैसे हो। तो ये बड़ी चुनौती। एक बात ये भी कही जा रही है कि ऐसा भी मुमकिन है कि नवंबर दिसंबर में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, जम्मू कश्मीर और लोकसभा चुनाव साथ में हो सकते हैं। मुमकिन है क्या? उम्मीद है इसकी? ऐसा हो सकता है? मेरी अपनी व्यक्तिगत राय ये शायद ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इसके लिए बड़ी तैयारी चुनाव आयोग को करनी पड़ेगी। चुनाव आयोग अभी इतनी तैयारी कर पाया कि नहीं। ठीक, चुनाव मुझे लगता है अप्रैल में ही होंगे। हो सकता है जब जो आगे के चुनाव हैं 2019 में, वो शायद थोड़ा सा प्रीपोन करके उनको साथ में किया जाए, ये कुछ हो सकता है। लेकिन बाकी आगे चुनाव आयोग को फैसला लेना। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस डिबेट में हिस्सा लेने के लिए। तो मकसद इस डिबेट का यही था कि कश्मीर की तकदीर जो है वो जल्द से जल्द संवरे, और अभी तक जिन मुसीबतों को रोड़ा बताया जाता था कि भाई हम तो कड़ा फैसला लेना चाहते हैं, हम तो ये करना चाहते हैं, हम तो वो करना चाहते हैं, लेकिन वो रोड़ा बने हुए हैं, तो वो रोड़ा अब हट गया है। अब देखते हैं कि कश्मीर की तकदीर कैसे संवरती है, जिसका सबको इंतजार है। बहुत बहुत शुक्रिया। कल एक नए टॉपिक पर नई डिबेट के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक आप तमाम खबरों के लिए देखते रहे News 18 उर्दू। शब बखैर।